गोमती नदी के किनारे अदब और तहजीब शाइस्तगी का एक शहर आबाद किया गया, जिसे पिछले दौर में अवध कहा जाता था। अवध की शामें बहुत मशहूर थी। आज के दौर में ये नवाबों का सुनहरी शहर उत्तर प्रदेश का सदर मुकाम है। लखनऊ शहर मशरकी तहजीब व तमद्दुन का शहर है। अगर तारीख के औराक पलट कर देखें तो पता चलता है कि 1590 में शहंशाह अकबर का दौर हो या फिर 1775 में आसिफुद्दौला की हुक्मरानी, हर दौर में लखनऊ अपने हुक्मरानों की तवज्जो का मरकज रहा है, जिन्होंने इल्म व फन, हुनरमंदी और आर्ट को इस शहर की पहचान बना दिया। देखिए, लखनऊ वो एक ऐसी जगह है कि जो अपनी तहजीब, अपने आदाब, अपने लिहाज और उसके लिए पहचानी जाती है। जैसे हर चीज़ की, हर जगह की एक ख़ासियत होती है। उर्दू में एक जैसे महक है, एक खुशबू है, एक रस है, तो लखनऊ की ज़ुबान, लखनऊ की उर्दू दूसरी है। आपने गौर किया होगा, हैदराबाद की उर्दू दूसरी है और दिल्ली की उर्दू दूसरी है। लखनऊ की उर्दू में जो रंगीनी है, जो खूबसूरती है, जो लचक है, जो नफासत है, वो मैं कहूँगी यहाँ की तहजीब की है। लखनऊ का उर्दूदा जो है उसकी तहजीब के रस में घुली हुई है। मसलन ये कि आइए, आ जाइए, आओ, लेकिन जब हम ये कहते हैं आइए, तशरीफ़ लाइए, तो तशरीफ़ लाइए का लहजा बदल जाता है। उसमें ये होता है कि आपके आने से मुझे खुशी भी हो रही है, ये भी ज़ाहिर होता है। तशरीफ़ लाइए तो मुझे खुशी हुई, लीजिए खाइए। लेकिन अगर मैं कहती हूँ लीजिए नौशजान कीजिए, तो नौशजान कीजिए में ये आ जाता है कि आपके खाने से, आपके इस चीज़ को लेने से मेरे दिल को खुशी होगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये लखनवी तहजीब का एक हिस्सा हैं, और लखनऊ का होने की हैसियत से तहजीब याफ्ता या मुहज़्ज़ब होने की दलील ये है कि अच्छी उर्दू ज़ुबान भी बोली जाए, इसलिए वो लोग उर्दू पढ़ना पसंद कर रही हैं। मुझे याद है कि अब से 20 साल पहले अगर क्लास में लड़कियों की तादाद 60, 80 या 100 के बीच में होती थी, तो आज उसी क्लास में मैं 250, 300 के लगभग बच्चियों को पाती हूँ। न सिर्फ पाती हूँ बल्कि उनमें अच्छी एक दिलचस्पी, एक शौक़, एक सोच पाती हूँ। जो एक डिसेंसी है, एक लताफत है, वो उर्दू की और लखनऊ की तहजीब में बाकी है। और आज भी कहीं किसी तहजीब याफ्ता इंसान के पास बैठिए तो जो मज़ा आता है, लंबी लंबी तवील किताबें पढ़ लेने में वो मज़ा नहीं आता। जो चंद जुमले लखनवी तहजीब के अगर हम कहीं पढ़ लेते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं से घूम फिर के चले आ रहे हैं। नवाब आसिफुद्दौला ने 1784 में बड़ा इमाम बारा तामीर करवाया। 1784 से आज तक ये फन तामीर का एक शाहकार है। इसमें कोई सुतून नहीं है। इसकी लंबाई 1017 फीट है और 52 फीट चौड़ी है। इसमें लकड़ी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है। इसकी छत दुनिया की सबसे बड़ी छत समझी जाती है। उस पर जो कमानें बनाई गई हैं, इसमें बेहतरीन नक्काशी की गई है। खास बात यह है, जो कोई शख्स बड़ी कमान के अंदर से बाड़े में दाखिल होता है, बाड़े पर बनी किसी भी कमान से उसे देखा जाए तो वो बिल्कुल साफ और सीध में दिखाई देता है। बड़े इमाम बाड़े की दाहिनी जानिब एक मस्जिद है। इस मस्जिद को मस्जिद आसफी कहते हैं। इस मस्जिद में हजारों लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। इस इमाम बाड़ी की एक खुसूसियत यह भी है कि इसमें बिना किसी रहनुमा के अंदर दाखिल होने पर भटक जाने का डर होता है, क्योंकि यहाँ की भूल भुलैयां बहुत ही खतरनाक हैं। अगर किसी रहनुमा या गाइड के साथ जाएं तो आसानी के साथ तारीख का इल्म होगा और नवाबों की फन तामीर समझने का मौका मिलेगा। बड़ा इमाम बारा सिर्फ देखने से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि इसे समझने की जरूरत है। यहां सयाहों के लिए कारोबारी अपना कारोबार भी करते हैं और तोहफे तोहफे भी देते हैं। रूमी दरवाजा बड़े इमाम बारा और छोटे इमाम बारे के बीच में है। रूमी गेट 1784 में आसिफुद्दौला ने इसे तामीर करवाया। ये रूमी दरवाजा या रूमी गेट दूर से ही बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। इस दरवाजे पर बहुत ही खूबसूरत नक्शो निगार किए गए हैं। फन तामीर और आसिफुद्दौला की पसंद का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किसी भी तामीर को एक शाहकार की शक्ल देना जानते थे।
تاریخ ساز تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ تعمیر ساری دنیا کی بہترین تعمیروں میں سے ایک ہے، اور اس گیٹ کی تعمیر کئی برسوں تک چلتی رہی تاکہ لوگوں کو روزگار فراہم ہو سکے۔ اس کے ساتھ ایک کہاوت بھی جڑی ہے کہ جسے نہ دے مولا اسے دے آصف الدولہ۔ نوبت خانہ آصف الدولہ کے سنہری دور میں بڑے امام بارے کے بالکل سامنے یہ حصہ نوبت خانہ ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر روزانہ صبح 3 گھنٹے اور شام میں 3 گھنٹے نوبت بجائی جاتی تھی۔ آج اس کی اہم پاشی کی جا رہی ہے تاکہ تاریخی دور کو واپس لایا جا سکے۔ چھوٹا امام بارہ، اسے حسین آباد امام بارہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گنبد محمد علی شاہ نے اپنی حیات میں 1837 سے 1842 کے دور میں تعمیر کروائی۔ یہ سفید گنبد بڑے بڑے سنگ مرمر سے بنوایا گیا ہے۔ یہ گنبد کربلا میں جس طرح کا گنبد ہے اسی انداز میں بنوایا گیا۔ اس خوبصورت گنبد کو دیکھنے سے لکھنؤ کی تاریخی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ سفید گنبد کا عکس پانی میں صاف دکھائی دیتا ہے۔ سفید اور کالے سنگ مرمر سے فن تعمیر ایسی کی گئی ہے کہ جب آپ اس گنبد کو دیکھتے ہیں تو بس دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اس کی خوبصورتی آپ کے دل میں اتر جاتی ہے اور آپ قرآنی آیتیں صاف پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک طرح کا روحانی سکون آپ کو ملتا ہے اور آپ یہاں زیادہ وقت گزارنا پسند کریں گے۔ سفید سنگ مرمر پر کالے پتھر سے جڑی سفید آیتیں دل کو چھو لیتی ہیں اور آپ ایک ایسے سماح میں بند جاتے ہیں کہ اٹھ کر چلنے کو آپ کا دل نہیں کرتا۔ پرانی تاریخ کے ساتھ ساتھ لکھنؤ آج نئی دنیا میں قدم رکھ رہا ہے، لیکن یہاں کی عقیدت آج تک نہیں بدلی۔ ماہ محرم میں یہاں مرثیہ گوئی ہوتی ہے۔ شہید کربلا کو یاد کر کے ماتم کیا جاتا ہے، جو نوابوں کے اس دور سے آج تک بھی جاری ہے۔ چاہے وہ مخدوم محی الدین ہوں، چاہے وہ امرتلال ناگر ہوں، چاہے وہ یشپال ہوں، یا سردار جعفری ہوں، یا سجاد ظہیر ہوں، یا ڈاکٹر علیم ہوں، یا پریم چند نے تو بالکل اسی سال پریم چند کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن آئیڈیالوجی تو ہوا میں رہتی ہے، پھر وہ ایک شکل اختیار کرتی ہے۔ تو پریم چند نے پہلے بھی سامنتواد کے خلاف لکھنا شروع کر دیا تھا، تو وہ اس سے ایک اب وہ زمانہ وہ تھا جب آرتھوڈاکسی کافی اسٹرانگ تھی، تو آرتھوڈاکس پوئٹس نے اور رائٹرس نے اس کی بڑی مخالفت کی، اور اس مخالفت کرنے والوں میں کچھ لوگ بڑے پروگریسو تھے۔ پروگریسو موومنٹ نے اردو کو ایک ایسی، اردو کو نہیں بلکہ ہمارے ادب کو، ہمارے ساہت کو ایک ایسی چیز سے واقف کرایا۔ امین آباد، یہ راستہ جاتا ہے دانش محل کی جانب۔ یہ نام ذہن میں آتے ہی ایک ایسے کتاب گھر کا تصور ابھرتا ہے جہاں کتابوں کا ذخیرہ ہو، اور واقعی یہ سچ بھی ہے۔ جب ہم دانش محل میں داخل ہوئے تو ہماری آنکھیں انمول کتابوں کو دیکھ کر خیرہ ہو گئیں۔ جب ہم نے اس کتاب گھر کی تاریخ جاننی چاہی تو ہم حیران رہ گئے کہ یہاں پر ایسے ایسے دانشور، مصنفین، شاعر بیٹھا کرتے تھے کہ ہم ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سبھی یہاں پر بیٹھتے، علمی ادبی گفتگو کرتے، مشورے ہوتے، تنقید برائے تعمیر ہوتی، اس کے بعد ایسی کتابیں ظہور میں آتی جو علمی ادبی نظریے سے مکمل ہوتی، اور یہاں پر شاہکار کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ تاریخ بدلنے لگی، انگریزوں کا غلبہ چھانے لگا۔ رومی دروازے کی داہنی جانب آپ کو کلاک ٹاور ملے گا، جس کی اونچائی تقریباً 221 فیٹ ہے۔ اسے 1887 میں اودھ یونائٹڈ پرووینسی کے گورنر جارج کوپر کے آنے کی خوشی میں بنوایا گیا۔
पिक्चर गैलरी। लखनऊ में पिक्चर गैलरी बहुत मशहूर है। इस गैलरी में अवध के राजाओं, नवाबों और उमरा की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। ये ही वो राजा और नवाब थे जिन्होंने कलाकारों की हमेशा हिम्मत अफजाई की। बिना किसी मजहब और मिल्लत के वो हर एक की मदद करते रहे, जिसकी वजह से यहां पर तामीरी फन, तहजीब और अखलाकी एक नई दुनिया कायम हुई और सारे हिंदुस्तान में भाईचारगी के नाम पर फैल गई। और इन सभी की काविशों की वजह से अदबी तौर पर दुनिया में लखनऊ को ऊंचा मुकाम मिला। लखनऊ में नवाब आसिफउद्दौला ने सन 1775 में फैज़ाबाद को छोड़ करके अपनी राजधानी तैयार की थी और इस कदर इस शहर को सजाया बनाया कि ये बागों और महलों का शहर कहलाने लगा। उन्हीं के ज़माने में ये शायर उनके दरबार में पनाह पाने लगे। उर्दू की क्या भूमिका रही है लखनऊ को बनाने में, ये सारा ज़माना जानता है। और ये तरक्की बराबर उस दौर से चलती रही। नवाब सादत अली ख़ां के वक्त में भी उनका दरबार भी शायरों से भरा रहता था। इंशा उनके बहुत ही करीबी शायर थे। और उसके बाद जाने आलम के ज़माने तक तो ये नौबत आ पहुँची कि इस कदर लिटरेचर उर्दू में तैयार हो चुका था यहाँ, और यहाँ की शेर व शायरी का अलग ही कुछ अंदाज था। मुहावरों की मोहिनी, आसान से आसान लफ्ज़ों में ऊंची से ऊंची बात को पहुंचा देना। अक्सर एक दिल्ली स्कूल के लोग एक मिसरा भेजते थे गिरा लगाने के लिए कि शायद इनके बस का ना हो और ये ना लगा सके, लेकिन लखनऊ वाले ऐसा कमाल रखते थे कि मुश्किल से मुश्किल गिरा लगा लेते थे। जैसे कि मसलन एक मिसरा आया कि कोसों बढ़ा हुआ है पियादा सवार से। एक अजीब अनहोनी बात है, पैदल पैदल है, सवार सवार है। कोसों बढ़ा हुआ है पियादा सवार से, इस पर गिरा लगानी थी। लखनऊ में इस पर बखूबी गिरा लगाई गई कि कांधे पे है जनाजा तो मुल्के अदम में रूह, कांधे पे है जनाजा तो मुल्के अदम में रूह, कोसों बढ़ा हुआ है पियादा सवार से। लखनऊ में एक और मशहूर चीज है पतला मक्खन। नवाबों के शहर लखनऊ की जब बात होती है तो वहां के उम्दा ग़िज़ाओं का नाम लेना भी बहुत जरूरी है। लखनऊ के उम्दा खाने दिलकश रंग, और यहाँ के लोग खाना सजाने में बहुत माहिर हैं। चांदी के वर्क लगाकर उस पर बादाम पिस्ता सजाना एक फन है। यहाँ हम अक़साम के कबाब और रोटियां मिलती हैं। खास तौर पर जब हम लखनऊ जाते हैं तो यहाँ के तुंडे कबाब खाने का तो मजा ही कुछ और है। तुंडे कबाब बहुत ही मुलायम और लजीज होते हैं। खास बात इसमें यह है कि इसमें जो मसाले मिलवाए जाते हैं वो इतने सही होते हैं कि जैसे ही कबाब मुंह में रखा वो घुल गया। तुंडे कबाब खाने के लिए लोग लाइन में खड़े होकर इंतजार करते हैं। वाकई अगर आपको भी कबाब खाना हो तो जरा जल्दी आना पड़ेगा। खाने के बाद हम पहुंच गए उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी। लखनऊ की इस उर्दू एकेडमी में काफी पुरानी किताबें महफूज की हुई हैं। 1400, 1500 से लेकर अब तक के बड़े बड़े मुसन्निफीन की किताबें यहाँ पक्की जिल्दों में रखी गई हैं। मिर्जा गालिब का लिखा हुआ दीवान भी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने लिखा कि किताबें हमारी बेहतरीन रफीक है, उनका साथ बहुत दिलचस्प है। वैसे यहाँ पर उभरने वाले मुसन्निफीन की माली मदद भी की जाती है। उनकी किताबें छापी जाती हैं। उनका अपना सेल्स काउंटर भी है जिसमें हजारों किताबें बिकने के लिए रखी गई हैं। यहाँ से कई किताबें दूसरे शहरों को भी भेजी जाती हैं। इनकी लाइब्रेरी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ दूसरे शहरों के अलावा कई मुमालिक की किताबें मुताल्ले के लिए रखी हुई हैं। यहाँ उर्दू की खिदमत के साथ साथ उसकी तरक्की के लिए भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। यहाँ सहूलत के लिए कंप्यूटर्स भी हैं और इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल भी होता है। इंडियन कॉफी हाउस और क्लब ये हिंदुस्तान ही नहीं बाकी दुनिया में भी बहुत मशहूर है। यहाँ पर फिल्मी, अदबी और सियासी शख्सियतें बैठा करती थीं। विधान सभा भवन
लखनऊ शहर की एक और खूबसूरत इमारत। इसे देखने से पुराने लखनऊ की याद ताजा हो जाती है। लखनऊ का हजरतगंज इलाका बहुत ही पुराना बाजार है। ये नवाबों के जमाने से यहां बाजार चलता आ रहा है। आज भी इस जमाने में वैसी ही रौनक दिखाई देती है जैसे तब थी। अलीगंज का हनुमान मंदिर, इसे शत्तार कंदू नवाब सादत अली खां की वालदा मोहतरमा ने 1783 में तामीर करवाया, जो देखने से ताल्लुक रखता है। पुराने लखनऊ में नई तामीर इंदिरा गांधी प्लानेटोरियम। दिखाई देने में ये मदरसे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन यहां से ऐसी ऐसी शख्सियतें निकली हैं जो मुख्तलिफ शोबों में इंसानी खिदमात अंजाम दे चुकी हैं और इंसानी भलाई के लिए काम किए, जिनमें कल्बे सादिक जैसे जय्यद आलिम और कैफी आजमी जैसे शायर शामिल हैं। छत्र मंजिल अवध के दौर में यहां पर ब्रिटिश के गवर्नर रहा करते थे। इसे 1800 से 1880 तक तामीर करवाया गया। लखनऊ में नदवा का जिक्र न हो तो बात अधूरी रह जाती है। यहां से बड़े बड़े आलिम दीन निकले हैं। नदवा की लाइब्रेरी में हजारों तारीखी, इल्मी, मजहबी किताबें हमारे देखने में आई, जो बड़ी ही हिफाजत से यहां रखी गई हैं। यानी नवल किशोर ने अकेले उर्दू की जितनी खिदमत की, कई लोग एक साथ नहीं कर सकते। और नदवा जो है उसने, क्योंकि जिद्दत पसंदी भी नदवा में थी, तो नदवा ने से भी उर्दू का फैलाव हुआ और मजहबी तालीम हासिल करने की या मज़हब के बारे में लोगों को ज़्यादा जानने की जो ख्वाहिश थी, उसने भी लोगों को उर्दू की तरफ खींचा। कि उर्दू नावल की तरक्की में, उर्दू अफसाने की तरक्की में लखनऊ का बहुत बड़ा रोल रहा है। और तरक्की पसंद तहरीक जो यहाँ से शुरू हुई थी और जिसने उर्दू को बहुत दूर तक फैलाया सार और किताबें छपने लगी, तो लखनऊ को ये अहमियत हासिल है कि लखनऊ में ऐसे मराकज़ कायम हुए कि जिन्होंने किताबें छापने का काम किया। ख़ुद यहाँ क्योंकि एक शाही छापाखाना भी था, उसके अलावा नामी प्रेस यहाँ का बहुत पुराना प्रेस है और जिसने नवाबी दौर से ही किताबें छापना शुरू की। और ये लखनऊ की एक ख़ास बात है कि लखनऊ में दानिश महल जैसी किताब की दुकान थी और है अभी अमीनाबाद में वो, कि जिससे हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कभी कोई उर्दू अदब में दिलचस्पी रखने वाला अगर लखनऊ आता था या अभी आता है तो वो दानिश महल ज़रूर जाना चाहता। लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी से बड़ी बड़ी शख्सियतें फारिग हुई हैं। इनमें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, अली सरदार जाफरी जैसी शख्सियतें शामिल हैं। और ये फन तामीर का भी एक खूबसूरत नमूना है। उर्दू की तरक्की के लिए यहाँ एक नया शोबा भी कायम किया गया है। कोई ऐसी बात जो कानों को गरां गुजरे हम न बोलते थे और न सुनते थे। उठने का, बैठने का, चलने का, बात करने का तरीका और सलीका सिखाया जाता था हमें। और लिबास में, पोशाक में, खाने में, ज़ेवरात में, हर चीज़ को इख्तियार करने में एक तरह की नफासत शामिल थी। तो एक जो सेंस ऑफ ब्यूटी था, एक जो हुस्न का एहसास था, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़रोग़ पाया उसने। हर चीज़ में हम हुस्न की जुस्तजू करते थे, जमाल की जुस्तजू करते थे। हर चीज़ में हम ये देखते थे कि उसमें खूबी और ख़ूबसूरती कितनी है। तो मुझे अपने लखनवी होने पर फ़ख्र भी है और मैं अपनी तहज़ीब पर और अपनी ज़बान पर फ़ख्र करता हूँ। और शायर आप सब ने सुना होगा, एक बहुत ही मशहूर नावल है उमराव जान अदा, जो इसी शहर में लिखा गया, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा ने लिखा। उस नावल में जो लखनवी तहज़ीब की नफासत दिखाई गई है। प्रोफेसर मसूद हसन रिज़वी अदीब एक बहुत ही मशहूर मुहक्किक लखनऊ के, जिन्होंने न मालूम कितनी किताबें अवध की तहज़ीब पर लिखी। यहाँ के जो बड़े शुअरा हैं, अनीस के ऊपर उनका ज़बरदस्त काम है और सबसे बड़ा काम उनका वाजिद अली शाह पर है। उसने सबसे पहले उर्दू का ड्रामा स्टेज किया। उसकी इनफरादियत, इंडिविजुअलिटी है इस राह में कि उसने उर्दू का पहला ड्रामा स्टेज किया। यहाँ ख़ास तौर से रास लीलाएँ होती थीं जिनमें बादशाह खुद अदाकारी करते थे और किस तरह से उन्होंने मिली जुली तहज़ीब को फ़रोग़ दिया। मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी जो एक बहुत नुमाइंदा अदीब थे और जिन्होंने राम बाबू सक्सेना की अंग्रेज़ी में लिखी हुई किताब हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर का
बेहतरीन तर्जुमा किया उर्दू में। तो ये एक बहुत बड़ा इदारा है जिसे हम उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी कहते हैं, और यूनिवर्सिटी ने भी हमारी कुछ माली इमदाद की है इस सिलसिले में। अच्छे खासे तलबा हमारे शोबे में आ रहे हैं, उनमें दिलचस्पी है, वो उर्दू पढ़ना चाहते हैं, उर्दू के ज़रिए रोज़ी भी कमाना चाहते हैं। चिकन की कारीगरी सिर्फ लखनऊ में ही होती है। ये काम छापने से शुरू होकर हाथ के काम तक काफी मेहनत लेने वाला काम है। वैसे चिकन के अचकन, दगले, अंगरखे, दुपल्ली टोपी पर काम होता था, लेकिन जदीद दौर का साथ देते हुए आज ये दूसरे कपड़ों पर भी हो रहा है, जैसे शिफॉन, जॉर्जेट वगैरह। लेकिन हम तो कहेंगे ये कॉटन पर ही असली मजा देता है। यहाँ चिकन के कारीगर बहुत ही मेहनत से ऐसे खुशरंग लिबास बनाते हैं जो आम दिनों के अलावा मखसूस वक्तों में इस्तेमाल किए जाते हैं। रंगों के अलावा ऐसे डिजाइन बनाए जाते हैं जो सभी को पसंद आए। शादियों के जोड़ों पर यहाँ खास काम किया जाता है। उसे ज़ेब-ए-तन करने पर शख्सियत में तब्दीली आसानी से दिखाई देती है। दुल्हनों के लिए खड़े दुपट्टे, गरारा, शरारा खास तौर पर दुल्हनों के रंग और रूप के हिसाब से ऑर्डर लेकर मखसूस अंदाज में कारीगर बनाते हैं, जो हमारे हिसाब से काफी महंगे होते हैं। नजाकत और खूबसूरती पर जितना खर्च हो उतना ही कम है, लेकिन जब दुल्हन वो कपड़े पहनती है तो आसमान से उतरी अप्सरा से कम दिखाई नहीं देती। लखनऊ की रिवायती शादियां भी बहुत मशहूर हैं। यहाँ खास बात यह होती है, दूल्हे के साथ बाराती भी आगे आगे चलते हैं और अपनी जज्बात का इजहार नाचते हुए करते हैं। इनमें मर्दों के अलावा ख्वातीन भी पूरी तरह शामिल होती हैं और बारात बड़े ही धूमधाम से दुल्हन के दरवाजे तक पहुंचती है। दुल्हा बहुत ही मसरूर घोड़ी पर सवार होता है और साथ में रिवायत के हिसाब से छोटे दुल्हे को भी बिठाया जाता है और दुल्हन वाले फूल निछावर करते हुए उनका इस्तकबाल करते हैं। और ख़ास कर कि जो तरबियत यहाँ थी वो फिर दुनिया के किसी कोने में पाई नहीं जाती थी। जैसे हमारे यहाँ कहे जाते हैं, जो कथक की इजाद लखनऊ में हुई, ठुमरी का घराना है, तबले का घराना है, सितार का घराना है, गायकी का घराना है। तहजीब, अदब, फन तामीर, शायरी, मरसिया गोई, ठुमरी, कथक और उर्दू की शाइस्तगी और उसकी तरक्की को मिलाया जाए तो जो नाम उभरता है वो है लखनऊ।